हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल का क्वैद आज़म ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है साउदर्न पंजाब और सिंध के बीच में। तो सिंध का जो मैच है वो आखिरी मैच हमने कवर करा हुआ था। आई होप आपको इनके बारे में काफ़ी आइडिया होगा। साउदर्न पंजाब के कोई मैचेस अभी तक ड्रीम 11 ने लिस्ट नहीं करे थे, तो इनके मैचेस भी हम खेले नहीं थे फैंटेसी में, तो इनके बारे में थोड़ा आइडिया हमें कम है। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो कि कल के मैच को आपके लिए मतलब बहुत अच्छा या जैकपॉट भी बना सकता है, वो कुछ और ही चीज़ें हैं। ठीक है, वो ये मैच से रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं हैं। मतलब दोनों टीमें कैसी हैं, एनालिसिस क्या कह रहा है, कौन कौन से पंट पिक्स हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन बाहर की एक चीज़ है जो अगर आप नोटिस कर पाते हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन लगा पाते हैं कहीं से, तो ये मैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो सकता है और कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो सकता है। वो क्या चीज़ है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। फिलहाल के लिए ये मैच जो है होने जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में। मतलब आपको पता ही होगा पीएसएल के काफ़ी मैचेस यहाँ पर हुए हैं। थोड़ा बहुत आइडिया आपको शायद पीएसएल से लग गया होगा, हालांकि पीएसएल और ये मैचेस तो बिल्कुल अलग हैं। पिछले सीजन की बात करें तो सिंध का तो मैंने बताया ही था, और आपने कल पिछले मैच में भी नोटिस करा होगा कि जो चीज़ मैंने आपको लगभग 10 मिनट से समझाया था उस आखिरी मैच के एनालिसिस वीडियो में कि स्पिनर की कमी की वजह से उनको जो दिक्कतें आती हैं, वो चीज़ आपने वो आखिरी मैच में भी देखा होगा। उनके पास जो स्पिनर्स थे बिल्कुल भी काम पे नहीं आए थे। पेसर्स ने विकेट तो निकाला था लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी और वही चीज़ हुआ भी, आपने नोटिस भी किया होगा। और उनके पेसरों के बारे में भी मैंने कहा था कि वो बैटिंग वगैरह कर सकते हैं। कुछ पंट पिक्स के बारे में मैंने बताया था। सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी सही गई थी। सदर्न पंजाब का भी ऐसा ही हालत है। इनका भी जो बॉलिंग है ना, वो कुछ खास अच्छा है नहीं, और इसीलिए आप देख सकते हैं बॉटम हाफ में ये भी बिलोंग करते हैं। हालांकि सिंध से तो ऊपर ख़त्म किया था चौथे स्थान पर, लेकिन 6 टीमों की टेबल में चौथा स्थान भी कुछ अच्छा है नहीं। हालांकि इनकी जो बैटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, मतलब एक से एक बड़े बड़े नाम, इंटरनेशनली नोन भी और डोमेस्टिकल कुछ प्लेयर हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे इन्फॉर्म करवा दूंगा। तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं इनकी टीम में, लेकिन बॉलिंग में ऑप्शंस की कमी रही है हमेशा ही। इनका भी ऐसा ही चलता है। स्पिन अटैक में फिर भी एक दो प्लेयर हैं, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि बेटर स्पिन अटैक है सिंध से। पेस अटैक भी ठीक ठाक ही है, लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा पाकिस्तान में मैचेस होते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे आप पूरा पेस अटैक अच्छा रख के जीत नहीं सकते हैं 4 डे मैचेस में, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे चलता जाता है पिच यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होने लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्राउंड है ना नेशनल स्टेडियम कराची, ये बाकी जो ग्राउंड्स पे हमने मैचेस कवर करे हुए थे, मतलब यूनाइटेड बैंक लिमिटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था एक, और एक नेशनल बैंक स्टेडियम ऐसा कुछ था, तो उन दो ग्राउंड से ये ग्राउंड थोड़ा अलग है। ठीक है, और इसीलिए ये कराची का मेन ग्राउंड भी है और इंटरनेशनल मैचेस भी यहाँ पर काफ़ी होते हैं। हेड टू हेड की बात करें तो दो जो मैच हुए थे पिछले सीजन में, एक मैच में साउदर्न पंजाब जीती थी और एक मैच हुआ था टाई। वेदर की कोई इशू नहीं है। ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जो पिछले सीजनों में अच्छा करके आए हैं। पिछले सीजनों में नहीं, पिछले सीजन में सिंध के होकर ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। साउदर्न पंजाब के होकर उमार सिद्दीक, सोहेब मकसूद जो शायद अभी स्क्वाड का पार्ट नहीं है, आमिर यामिन, जीसन अशरफ, और बॉलिंग में उमैद आसिफ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी डायरेक्टली आ जाते हैं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस मैच के बारे में, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस मैच में कैसा इन्वेस्ट करना है और अगर आपको हाई इन्वेस्ट करना है तो वो कब करना है, वो आपको समझने के लिए ये चीज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना। तो जो दो मैचेस हुए थे, इनमें से ये मैच था आखिरी मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ था, एनएसके मतलब नेशनल स्टेडियम कराची। ये मैच हुआ था ड्रॉ। और ये एक खासियत है इस ग्राउंड के बारे में कि यहाँ पे रन्स काफ़ी बनते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मतलब टिक के जो प्लेयर्स खेल सकते हैं, जो पेस को अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ग्राउंड है ना, मतलब कराची के बाकी जो मैदानों में हमने मैचेस देखे थे उस ग्राउंड से ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा फास्ट पिच है यहाँ पे। ठीक है, मतलब डे 4 में भी यहाँ पर क्रैक्स जो हैं वो थोड़े कम आते हैं, तो इसीलिए पेसर्स को ही यहाँ पर ओवरऑल हेल्प मिलता रहता है। लेकिन इतना भी मतलब फास्ट पिच नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के जैसे बाउंसी पिचेस होते हैं उतना भी नहीं, और स्पिनर्स के लिए हेल्प भी यहाँ पे नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे बैटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि पेसर्स के लिए जो हेल्प है वो भी मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, और स्पिनर्स के लिए हेल्प तो है नहीं। ठीक है, तो आराम से यहाँ पर जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन हुए हैं हिस्टोरिकली, चाहे आप मतलब इंटरनेशनली बात करें या डोमेस्टिक की बात करें, बड़े इनिंग्स यहाँ पर बने हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको डोमेस्टिक में भी मैचेस में देखने को मिल जाएगा।
मैं आगे भी आपको जब मैचेस दिखाऊंगा इस ग्राउंड के तो वो आपको और भी क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये जो आखिरी मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, साधन पंजाब ने बनाया था 517, और ये चीज़ आपको हमेशा ही देखने को मिली है सिंध के मैचेस में, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉलिंग जो है पेस डिपेंडेंट है। और जहाँ पे आप पाकिस्तान वगैरह में जब मैचेस खेल रहे हो तो पेस डिपेंडेंट बॉलिंग को लेकर आप बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीदें रख नहीं सकते हैं, और यही यहाँ पर भी हुआ है। 517 बनाया था, जहाँ पर जीसन अशराफ, सोहेब मकसूद, बिलावल भट्टी ये बॉलर हैं, उमैद हसीफ ये भी बॉलर हैं, इन्होंने रन बनाए थे। और भी कोई प्लेयर थे शायद जो अवेलेबल नहीं है, अनवर अली के 5 और ये कुछ बॉलर्स थे। सिंध ने भी बैटिंग से अच्छी बल्लेबाजी करी, यहाँ पर फवाद आलम और सरफराज अहमद ने बड़े बड़े शतक, दोहरा शतक लगाए थे। साद अली का था 60 रन्स, बिलावल भट्टी के बॉलिंग से ही परफॉर्मेंस थे। और ये मैच भी ड्रॉ हुआ था, जहाँ पर फिर से आपको उमर सिद्दीक और सोहेब मकसूद के रन दिख जाएंगे, कोई मकसूद या जो भी होंगे ये था, मतलब कुछ था नहीं यहाँ पर बताने लायक। बॉलिंग तो आप देख ही सकते हैं कि चौथे दिन में आते आते भी सिंध, आपने जो मैंने दिखाया था आखिरी वीडियो में कि चौथे दिन में भी आते आते वो टीमों को ऑल आउट नहीं कर पाती है, और यहाँ पर तो फिर भी स्पिनर्स के लिए कुछ है भी नहीं, और इसीलिए खास कुछ फ़ायदा हुआ भी नहीं। तो मैच यहाँ पर ड्रॉ हुआ था। ये मैच जो था यहाँ पे हालांकि रिजल्ट आया था, ये कराची में ही हुआ था, लेकिन ये नेशनल स्टेडियम नहीं है, कोई और ग्राउंड था। यहाँ पर भी साधन पंजाब ने विशाल स्कोर खड़ा किया, जहाँ पर शान मसूद के साथ मकसूद, यहाँ पर भी रन आपको दिख जाएंगे, साथ में रफ़ीक, आमिर यामीन, मोहम्मद इरफान, ये भी बॉलर ही हैं, तो इन्होंने रन बनाए थे। ऊपर भी आपने देखा बिलावल भट्टी जो बॉलर है रन बनाया, यहाँ पर भी मोहम्मद इरफान जो बॉलर है रन उन्होंने बनाया। वो विकेट टेकर्स में ये कुछ थे, सिंध 284, ये कुछ परफॉर्मर्स रहे थे। साद अली का नाम आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, राहत अली के विकेट्स, सिंध को फॉलो ऑन दे दिया गया। और चौथे इनिंग्स में बॉलरों ने, मतलब पेसर्स ही थे यहाँ पर बेसिकली, इन्होंने यहाँ पर काम कर दिया था। साद अली के यहाँ पर भी रन्स थे। यही कुछ चीज़ें हैं, 2 ही मैच हुए हैं, तो ये पूरी कहानी रही है, ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। ओवरऑल डोमिनेशन आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो चीज़ आपको साधन पंजाब की तरफ से भी देखने को मिल रही होगी वो है कि इनके पास भी ना बहुत बढ़िया कोई स्पिनर नहीं है, ठीक है। हालांकि पेस रैक इनका अच्छा है, बैटिंग तो मैंने बता ही दिया बहुत ही अच्छा है ही, लेकिन स्पिनर्स की कमी इनके पास भी है। हालांकि सिंध को तो यहाँ पर उन्होंने निपटा दिया था, वो अलग बात है, लेकिन इसी एक चीज़ की वजह से जो स्ट्रॉन्गर टीमें हुई हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जैसे कि नॉर्दर्न, जैसे कि सेंट्रल पंजाब, इन सब टीमों के अगेंस्ट में इनको हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ठीक है। तो ये है चीज़ें, आप चाहे तो देख सकते हैं, बहुत रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस जो है ये है साउदर्न पंजाब की डोमिनेशन, स्पेशली बैटिंग से। तो और एक मैच में उन्होंने बॉलिंग से भी अच्छा करा, जहाँ पर उनके पेसर्स ही थे बेसिकली, जिनमें से बिलावल भट्टी, आमिर यमीन, इनके परफॉर्मेंस आपको दिखे होंगे। तो चलिए आ जाते हैं, हेड टू हेड में भी कुछ नहीं है, अब आते हैं ग्राउंड में, ठीक है। देखिए, हेड टू हेड से जो नाम को मिले वो तो मिले, लेकिन उनसे भी रिलेवेंट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आगे बतानी है, तो फिलहाल के लिए सुनते रहो। ग्राउंड में आ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का यहाँ पे मैचेस होता है, कैसे कैसे बॉलर्स को हमें यहाँ पर लेने हैं, और टॉस का क्या इफेक्ट है, जैसे जैसे मैच आगे चलता जाता है हमें किस तरह के थॉट प्रोसेस को रखना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछले सीज़न के 4 और इस सीज़न के 2 मैचेस मैं आपको दिखाऊंगा, जिन मैचों में या तो सदर्न पंजाब या तो सिंध या फिर दोनों ही इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये एक मैच है, आप देख सकते हैं 471 बने 9 विकेट के नुकसान पर। सिंध के साथ मैच था, जहां पर सोहेल खान, मीर हमजा, शौद शकील इनके विकेट से। अभी देखिए विकेट तो निकल रहे हैं, मतलब 3-4 विकेट तो निकाल रहे हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो रही है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद सिंध ने यहाँ पर बनाया 515, खुरम मंसूर, सौद शकील, यहाँ पर भी फवाद आलम, अनवर अली, ये कुछ परफॉर्मर्स थे। अनवर अली पिछले मैच में भी खेले थे, आपको याद शायद होगा, आखिरी मैच जो हुआ था नॉर्दर्न के अगेंस्ट में, लेकिन अभी तक ड्रीम 11 ने लिस्ट नहीं करा है, मोस्ट प्रोबेबली कर देगी अगर खेलते हैं तो। काफ़ी मतलब ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग से आपको पॉइंट्स देते हैं, मैं तो इतना तो आपको कह ही सकता हूँ। बाकी बॉलिंग से मुझे इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, बैटिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत, ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं आप। पेसर्स का ही विकेट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर भी। और दूसरे तीसरे इनिंग्स में 181 मैच हुआ ड्रॉ। उसके बाद अगला मैच यहाँ पर ये जो हेड टू हेड मैच हुआ था आखिरी मैंने आपको ऊपर दिखाया। अगला मैच आ जाते हैं, ये भी सिंध का ही मैच था सेंट्रल पंजाब के साथ। ये 246 बनाया सेंट्रल पंजाब ने, यहाँ पर ताबीश खान के विकेट से। सिंध की बैटिंग यहाँ पर कुछ खास बहुत बढ़िया नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर इससे भी ज़्यादा रन बनते हैं, क्योंकि तो 339 रन बने। खुरम मंजूर के यहाँ पर भी आपको रन दिख जाएंगे। और आखिरी जो मैच खुरम मंजूर ने यहाँ पर खेला था, यहाँ पर भी इनके रन्स थे वैसे। साथ में ये कुछ प्लेयर्स थे, फवाद आलम, सरफराज, पेसर्स के ही विकेट। और तीसरे इनिंग्स मतलब चौथे और तीसरे दिन में भी देखिए 499 रन बन रहे हैं,
ठीक है। पेसर्स को विकेट तो मिल रहे हैं, ताबिश खान, अनवर अली, इनको विकेट तो मिले हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब आपका सामने वाली टीम 500 रन बना रहा है और मैच यहाँ पर हो गया ड्रॉ। ठीक है। अगला मैच देखेंगे तो फिर से आपको दिखेगा कि नॉर्दर्न के साथ यहाँ पर मैच था सिंध का। 408 रन बना दिए सोहेल खान, मीर हमज़ा का नाम एक बार दिख रहा होगा। हालांकि पिछले मैच में तो खेले नहीं थे, लेकिन आगे मैं आपका इनका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है कल के मैच में वो समझाता हूँ, देखते रहो बस। और बैटिंग में अनवर अली फिर से आप देख सकते हैं, बॉलिंग से खास कुछ नहीं है, लेकिन बैटिंग में हमेशा ही ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये यहाँ पर नॉर्दर्न ने 262 बनाया, मीर हमज़ा के यहाँ पर भी विकेट। सिंध आखिरी इनिंग्स में निपट गई, जहाँ पर स्पिनर्स का थोड़ा सा रोल यहाँ पर रहा। और यहाँ पर नॉर्दर्न के स्पिनर कौन है ये तो आपको पता ही होगा, मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो खेल रहे थे नॉर्दर्न के जो स्पिनर हैं, और शायद ही अभी इनसे बेटर कोई स्पिनर होगा पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में। तो उनके रहने के बावजूद भी स्पिन डोमिनेशन आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है। अभी ये बॉलर है, मैं नाम नहीं बता रहा, आपको पता है कौन है ये बॉलर हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पर पाँच आए। ठीक है। लेकिन फिर भी डोमिनेशन नहीं, मतलब बराबरी का या फिर थोड़ा सा आगे रह रहे हैं स्पिनर्स, ऐसा मतलब अभी तक भी डोमिनेशन कोई परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिला स्पिनर्स का। और क्योंकि यहाँ पर वो खेल रहे थे फिर भी, इसीलिए आपको स्पिनर का कुछ कमबैक देखने को मिला। और ऑफकोर्स उनकी जैसी क्वालिटी तो सब स्पिनर्स के पास होती नहीं है, इसीलिए आपने ऊपर मैचेस में देखा भी कि स्पिनर्स का कोई रोल रहा नहीं। इस सीज़न में जो 2 मैचेस हुए हैं वो भी दिखा देता था। ये जो पिछले सीज़न के मैचेस हैं ये आपने आई होप नोटिस कर लिया होगा, सिंध की बॉलिंग यहाँ पर हमेशा ही कुटी है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फर्स्ट इनिंग्स में या फिर सेकंड इनिंग्स में भी। बैटिंग के ऊपर ही डिपेंड करा है कि सिंध मैच हारेगी या जीतेगी। जहाँ पर उनकी बैटिंग अच्छी हुई है, मतलब हारेगी या ड्रॉ करेगी, जीती तो नहीं है। जहाँ पर सिंध की बैटिंग अच्छी हुई है मैच ड्रॉ हुआ है, जहाँ पर सिंध की बैटिंग अच्छी नहीं हुई है वहाँ पर ये मैच हारे हैं। स्पिनर्स के लिए यहाँ पर हमें खास कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, अनलेस कि उस तरह के कोई बॉलर हों जो कि नॉर्दर्न के पास है। इसके सिवाय और कुछ यहाँ पर नहीं है। इस सीज़न में जो 2 मैचेस हुए हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। सिंध ने 1 मैच इनमें से खेला हुआ है। तो सेंट्रल पंजाब को यहाँ पर 207 पर निपटा दिया था, ताबिश खान के 5, बाकी ये कुछ बॉलर्स थे जिनके विकेट से सिंध ने बनाया 239। खुरम मंजूर ने यहाँ पर भी रन बनाया था, ज़्यादा नहीं लेकिन था। खुरम मंजूर के फॉर्म को लेकर थोड़ा इशू चल रहा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। नहीं तो प्लेयर काफ़ी सही है, अगर आप पिछले 1-2 सीज़न में देखेंगे इन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अच्छा करा हुआ है, लेकिन फिलहाल इनका फॉर्म थोड़ा सा हल्का तो चल रहा है। फवाद आलम के यहाँ पर विकेट रन्स थे, पेसर्स का ही 10 विकेट। सेंट्रल पंजाब ने दूसरे इनिंग में डिक्लेयर दे दिया, जहाँ पर ये कुछ बॉलर्स थे जिनके विकेट से सिंध ने यहाँ पर बड़े ही आराम से चेस कर लिया। ओमार बिन यूसुफ, आसाद शफीक और शौद शकील ने यहाँ पर रन बनाए थे। शौद शकील का नाम आपने ऊपर भी देखा होगा। और साधन पंजाब सिंध ने यह मैच जीत लिया था। आप नोटिस कर सकते हैं कि ओवरऑल पेसर्स का ही जो है अपर हैंड रहा है, अगर किसी बॉलर का रहा है तो, नहीं तो खास तो कुछ है नहीं। और आखिरी जो मैच यहाँ पे साधन पंजाब ने खेला था, देखिए 372 बना, जहाँ पर मोहम्मद इलियास ये है पेसर, जाहिद महमूद ये एकमात्र एक स्पिनर हो सकते हैं आज कल के मैच में जिसको आपको कंसिडरेशन में रखना होगा। ठीक है। क्यों कैसे मैं सब कुछ समझाता हूँ। इनके यहाँ पर 3 विकेट्स थे, बाकी ये कुछ बॉलर्स से सदन पंजाब ने बनाया 331। शान मसूद, हुसैन तलात, सिद्दीक जो उमर सिद्दीक हैं, आगा सलमान, इमरान रफ़ीक, इन सभी के रन्स थे। स्पिनर्स का कुछ विकेट रहा लेकिन बहुत खास कुछ नहीं। और दूसरे इनिंग्स में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जाहिद महमूद के 4 विकेट। अब ये जाहिद महमूद कौन है ये मैं आपको आगे समझाता हूँ सब कुछ। सदर्न पंजाब ने यहाँ पर चेस कर लिया, जहाँ पर सैफ बादर और आगा सलमान के रन्स थे पेसर्स के साथ, कुछ विकेट स्पिनर का। लेकिन जो चीज़ आपको कंसिस्टेंटली दिख रही है ना कि उस तरह का डोमिनेटिंग कुछ नहीं है। अगर यही मतलब मैचेस अगर बाकी जो कराची के ग्राउंड्स हैं वहाँ पर होते तो शायद हम देखते कि चौथे दिन में या फिर चौथे इनिंग्स में 10 में से 7-8 विकेट स्पिनर्स को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। मैक्सिमम 3-4, एक आध इनिंग शायद थोड़ा बहुत 5-6 विकेट निकले भी होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं कंसिस्टेंटली। पेसर्स का ही रोल रह रहा है। और जैसे मैंने बताया कि ये मतलब मेलबर्न का पिच नहीं है, सिडनी का पिच नहीं, मतलब पर्थ का पिच नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाउंस वगैरह होगा, तो इसीलिए स्पिनर्स के लिए भी हेल्प नहीं, पेसर्स को भी मतलब जो बाउंस चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए बैटिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो जाती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। ठीक है। बाकी कुछ नाम आपने यहाँ से नोटिस करे हैं, मैं आगे भी आपको बता देता हूँ। जाहिद महमूद के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता रहा था। जाहिद महमूद पिछले सीज़न में भी खेले थे, बहुत खास कुछ तो उन्होंने नहीं करा था, लेकिन क्या है कि वो लेग स्पिनर हैं।
ठीक है। और लेग स्पिनर्स का तो आपको पता ही होगा कि किसी तरह भी कंडीशन क्यों ना मिल जाए वो हमेशा ही इफेक्टिव हो सकते हैं, स्पेशली इस तरह के कंडीशन में जहाँ पर पिच में क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। क्रैक्स आते हैं जहाँ पे, वहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है फिंगर स्पिनर के लिए हेल्प ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा क्रैक्स आते नहीं हैं। तो लेग स्पिनर्स जैसे कि मैंने पास्ट में देखा हुआ है, यासिर शाह को भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा करते हुए यहाँ पे और भी कई लेग स्पिनर्स वगैरह थे जिन्होंने यहाँ पर विकेट्स निकाले हुए हैं। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन विकेट्स हैं, ठीक है। तो यही चीज़ बताने के लिए है जाहिद महमूद के बारे में जो मैंने आपको बताया है। अभी आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में, प्लेइंग 11 पर। यहाँ पर बहुत सारा ट्रिक्स है जो अगर आप मतलब सही से अप्लाई कर पाते हैं ना, तो आपके लिए ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए ऊपर जो जो चीज़ें हैं, जो जो नाम है, जो जो पिच के बारे में है, जो ग्राउंड के बारे में है, जो हेड टू हेड में है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है हेड टू हेड में, लेकिन ग्राउंड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाया है। तो वहाँ से तो काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे आई होप। अभी बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मतलब मामला होने वाला है। क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव हो तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान का एक दौरा होने वाला है न्यूजीलैंड में, ठीक है। और वहाँ के लिए उन्होंने 35 मेंबर्स का एक स्क्वाड अनाउंस करा है। उन 35 मेंबर्स में से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो फ़िलहाल डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व थे, ठीक है। 6 टीम खेल रहे हैं क्वेद ट्रॉफी में, उन सारे 6 टीमों से ही कोई ना कोई प्लेयर, हो सकता है किसी टीम से ज़्यादा किसी टीम से कम प्लेयर गए हैं उस स्क्वाड का मेंबर हुए। अभी बात यह है कि मैच तो है दिसंबर में, ठीक है। तो मैं अभी क्यों बात कर रहा हूँ, इवन अगर आप देखेंगे कि वो जो स्क्वाड है वो न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी 23 नवंबर को। अभी आप मैच का डेट समझिए, मैच है कल 20 नवंबर को, मैच ख़त्म होगा 23 नवंबर को। मतलब 23 नवंबर को ये मैच ख़त्म भी होगा और 23 नवंबर को पाकिस्तान की टीम रवाना भी होगी न्यूजीलैंड के लिए। तो अभी सवाल ये है कि क्या जो प्लेयर्स इन मैचेस में या इन टीम्स में इन्वॉल्व भी हैं और पाकिस्तान के स्क्वाड में भी हैं, वो दोनों ही जगह पर अवेलेबल हो पाएंगे एट द सेम डे? 23 नवंबर को मैच ख़त्म करके ही क्या वो वहाँ पे जा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी देखिए, मुझे अभी तक कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है टू बी ऑनेस्ट इन दोनों टीमों के बारे में कि क्या क्या हो सकता है इन प्लेयर्स के बारे में, और अगर वो प्लेयर नहीं खेलते हैं तो कौन खेल सकते हैं, ठीक है। एज ए फैंटेसी प्लेयर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्रीम 11 ने जो पिछले मैचेस की स्क्वाड है उसी को रख दिया है। अभी तक कोई अपडेट वगैरह करा नहीं है। लेकिन मैंने दो तीन टीमों से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे थे, तो वहाँ से मुझे जो पता चल रहा है कि चेंजेस तो हर टीमों में ही हुए हैं, ठीक है। इनमें से 2 टीमें हैं, खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब। इनके चेंजेस का मुझे पता भी चला है, और जितना मेरे को दिखा है कि जो जो प्लेयर उस स्क्वाड में मतलब पाकिस्तान वाले स्क्वाड में अवेलेबल है, आपको पता होगा सेंट्रल पंजाब में कौन कौन ऐसे प्लेयर खेलते हैं, जिनमें से अज़हर अली हैं, इमरान बट हैं, ऐसे भी बहुत सारे नाम हैं जो कि इस क्वेद आज़म ट्रॉफी में भी खेल चुके हैं और फिलहाल के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए इंक्लूडेड हो चुके हैं। तो वो उस स्क्वाड में नहीं है, मतलब नया जो स्क्वाड अनाउंस किया है इन टीमों ने बाकी के क्वेद आज़म ट्रॉफी के राउंड्स के लिए, वो उस स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें इतना तो आइडिया मिल ही सकता है कि कल के मैच में सिंध और सादर्न पंजाब की टीम में जो भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड में इंक्लूडेड हो चुके हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मुझे श्योरली नहीं पता है, लेकिन मैं 90% आपको ये कन्फर्मेटली कह सकता हूँ कि ये नहीं खेलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको अभी भी रिस्क लग रहा है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप किस तरह से टीम बना सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई साहब, इस बात में तो दम तो है और वो नहीं खेलेंगे, या फिर कम से कम मैं ये रिस्क तो लूँगा कि उनको छोड़कर टीम बनाना है, तो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से टीम बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ है, अगर मुझे लास्ट मोमेंट पे कोई न्यूज़ वगैरह मिल जाता है कि वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, तब तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं भी पता चलता है ना, तो भी मैं आपको 2 तरह के सिनारियो से ही समझा दूंगा कि विद दोज प्लेयर्स एंड विदाउट दोज प्लेयर्स आप किस तरह से टीम जो है फॉर्म कर सकते हो। याद रखना, अगर कहीं से भी मुझे न्यूज़ मिल गया कि वो नहीं खेलने वाले हैं, तो लगभग 70%, 80%, 90% सिलेक्टेड कुछ प्लेयर्स भी हैं जो कि कल के मैच में नहीं खेलेंगे,
और हो सकता है कि वो आपके ओपोनेंट के टीम में हो भी और कुछ लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाए। तो आप समझ सकते हैं अगर 90% सिलेक्टेड प्लेयर विद कैप्टनसी पोटेंशियल अगर आपके ओपोनेंट के पास हो और वो नहीं खेले, लेकिन आपके टीम में नहीं हो, उसके जगह पर कोई ऐसे प्लेयर हो, कम से कम वो खेले तो सही, 10-15 रन बनाए, 1 विकेट ले, कुछ भी करे, आपका फ़ायदा ही होगा, है। तो ध्यान से सुनते जाना मैं क्या क्या कह रहा हूँ। सिंध के होकर पिछले मैच की आपने खेला होगा अगर, तो आपको पता होगा कौन कौन से प्लेयर खेले थे। इनमें से खुरम मंजूर, शारजिल खान या उमर बिन यूसुफ में से जो भी खेलेंगे, शौद शकील, आसाद शफीक, अनवर अली, ताबिश खान, आसिक अली और मोहम्मद अजहर, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि खेलने चाहिए। अब यहाँ पर कोई टैक्टिकल मूव वगैरह टीम करे वो अलग बात है, लेकिन ये सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है आशिक अली के जगह पर एक और पेसर इंक्लूड करवा सकती है टीम, तो वो एक चीज़ हो सकता है, लेकिन ये सारे अवेलेबल हैं। अभी क्या है कि कहाँ कहाँ पे आपको नज़र रखना है अगर चेंजेस होते हैं तो फवाद आलम, सरफराज अहमद, सुहेल खान, ये तीनों इंक्लूडेड हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में, ठीक है। तो अगर स्क्वाड वाले प्लेयर्स नहीं अवेलेबल होंगे डोमेस्टिक मैचेस के लिए तो ये तीनों का नंबर आएगा। याद रखना ये तीनों ही बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड परसेंटेज वाले प्लेयर हैं। अगर आपको रिस्क लेना है तो इन तीनों को आपको करना पड़ेगा ड्रॉप, जाहिर सी बात है, क्योंकि हो सकता है कि ये नहीं खेलें। लेकिन अगर आपको सेफ जाना है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप तीनों को रख सकते हैं, लेकिन गलती से भी कैप्टन वाइस कैप्टन मत बना लेना। अगर आप रख भी लेंगे तो भी मेरा मानना है कि आपके ओपोनेंट के पास भी ये होंगे ज़रूर, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की भूल मत कर लेना, चाहे ये खेले या नहीं खेलें। मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे नहीं, हो सकता है खेले तो इफेक्टिव हो लेकिन खेलेंगे नहीं, और स्मॉल लीग के लिए मुझे लगता है इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना रिस्क हो सकता है। बाकी अगर आप चाहो तो टीम में रख लो, ठीक है। इनके जगह पर कौन खेल सकता है? फवाद आलम के जगह पर आ सकते हैं उमर बिन यूसुफ। उमर बिन यूसुफ इवन शारजिल खान को भी रिप्लेस कर सकते हैं। मुझे तो पता नहीं शारजिल खान कहाँ से आ गए, मतलब कहाँ से आ गए, मतलब स्क्वाड में तो थे लेकिन उनका कुछ डोमेस्टिक परफॉर्मेंस रिसेंट कुछ ईयर्स में रहा ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता किस बेसिस पे उनको फिर से टीम में वापसी करवाया गया है, बाकी देखना पड़ेगा। साद अली का भी एक ऑप्शन है, जिनके आपने देखे हैं कुछ रन्स वगैरह हैं हेड टू हेड में, तो ये दोनों ऑप्शन हैं, अगर टीम चाहे तो ट्राई कर सकती है। सरफराज अहमद अगर नहीं खेलते हैं तो मोहम्मद मोहसिन डिफ़ॉल्ट चॉइस हो जाते हैं, और ये मतलब मुझे लगता है अगर सरफराज अहमद नहीं खेलते हैं तो 100% ये खेलेंगे, क्योंकि ये कीपर है, ठीक है। और सिर्फ कीपर नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, इनकी बैटिंग में भी रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट रहे हैं। देखना होगा कि टीम क्या करती है। उसके बाद हसन मोहसिन सेकंड लास्ट मैच में खेले थे, पिछले मैच में इनको ड्रॉप कर दिया गया था अनवर अली के लिए, तो अगर फिर से अनवर अली अगर अपना प्लेस रिटेन कर लेते हैं और सुहेल खान नहीं खेलते हैं तो हो सकता है हसन मोहसिन आ जाए, ये थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं और बॉलिंग में भी कुछ ओवर डलवा सकते हैं ये। बाकी तो वैसे भी इस टीम के पास अनवर अली, ताबिश खान के रूप में फ्रंटलाइन पेसर्स हैं ही, और क्योंकि इस पिच में खास कुछ स्पिनर्स के लिए नहीं है तो आशिक अली या मोहम्मद अजहर में से यहाँ पर कोई एक ड्रॉप्ड हो सकता है, और गुलाम मुदस्सर और आजीजुल्लाह नाम के 2 पेसर्स हैं जिनको वो ट्राई कर सकते हैं, बाकी खास कुछ यहाँ पर बताने के लिए नहीं है। अच्छा, मीर हमजा का भी एक ऑप्शन है, जो भी स्क्वाड में अवेलेबल है, तो यहाँ पर अगर समझ लीजिए हसन मोहसिन नहीं खेलते हैं सुहेल खान के जगह पर, तो मीर हमजा भी आ सकते हैं। मतलब मैं अगर आपको नीट बताऊँ क्या मैं कहना चाहता हूँ, फवाद आलम अगर नहीं खेलते हैं तो साद अली, उमर बिन यूसुफ में से कोई एक, सरफराज अगर नहीं खेलेंगे तो मोहम्मद मोहसिन 100% पक्का हूँ मैं यही खेलेंगे। सुहेल खान अगर नहीं खेलते हैं तो हसन मोहसिन खेल सकते हैं, या फिर मीर हमजा में से कोई एक, या फिर हो सकता है कि सुहेल खान और इन दोनों स्पिनर में से कोई एक, दोनों ये मतलब 2 प्लेयर ड्रॉप्ड हो और हसन मोहसिन, मीर हमजा ये दोनों आए। सेफेस्ट प्लेयर जहाँ पे मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये खेलेंगे ही बिल्कुल पक्का वाला फिलहाल के लिए, अभी देखिए टीम मैनेजमेंट है, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मुझे जो लग रहा है खुरम मंजूर, शौद शकील, आसाद शफीक, अनवर अली, ताबिश खान, ये पाँच प्लेयर्स मुझे नहीं लग रहा कहाँ से कहीं से चेंज होने वाले हैं। शौद शकील फ़िलहाल के लिए तो सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड परसेंटेज वाले कैप्टन चॉइस हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको भी स्मॉल लीग में इनके बाहर जाना चाहिए। वैसे भी रिकॉर्ड्स भी आपने ऊपर इनके देखे हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा लेते हैं, फॉर्म इनका अच्छा है, और याद रखना ये एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो अनलकी रहे हैं, सिलेक्टेड नहीं हुए हैं पाकिस्तान के उस स्क्वाड में, तो खुद को साबित उनको अभी भी करते चलना है, और इससे ज़्यादा मोटिवेशन की बातें क्या हो सकती है उनके लिए।
आसाद शफीक भी खेलेंगे कल के मैच में। इनको भी पाकिस्तान टीम से बाहर कर दिया गया है और इनको भी अपने आप को साबित करना है। तो ये दोनों पिक हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। अगर आप सिंध की तरफ से देना चाहते हो, खुरम मंजूर के रिकॉर्ड सारे सही हैं लेकिन फॉर्म का थोड़ा इशू चल रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा। बाकी रखना तो आपको टीम में है ही। अनवर अली, ताबिश खान, ये दोनों बॉलिंग से आपको काफ़ी काम पे ला सकते हैं। अनवर अली बॉलिंग से मुझे इनका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन बैटिंग डिसेंट कर लेते हैं। और ताबिश खान विद द बॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछले मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई थी। तो यह है सिंध के टीम के बारे में। सदर्न पंजाब की तरफ से बात करें, ये है इनका पिछले मैच का जो उन्होंने प्लेइंग 11 उतारा था, उसके बेसिस पर इनके टीम में कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि अवेलेबल नहीं हो सकते हैं अगर पाकिस्तान के स्क्वाड वाले प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो। जीशान अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद अब्बास और शान मसूद भी इनके स्क्वाड का पार्ट रहे हैं। हालांकि आखिरी मैच खेले नहीं थे, पीएसएल की प्रैक्टिस में जुड़ गए थे इसीलिए। तो ये 3 प्लेयर्स, ठीक है। शान मसूद भी हैं, आप उनको भी पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन आखिरी मैच वो खेले नहीं थे। तो ये 3 हैं जो मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल नहीं होंगे अगर जो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे पाकिस्तान की स्क्वाड के भीतर जो रहे हैं वो, अगर ये खेलते हैं तो अलग बात है। अगर ये नहीं खेलते हैं तो इनके जगह पर जो प्लेयर आ सकते हैं, सैफ बादर, आमिर यमीन और दिलबर हुसैन, ठीक है। दिलबर हुसैन अगर आपने पीएसएल खेला होगा आपको पता होगा इनके बारे में। हालांकि डोमेस्टिक में तो मुझे कुछ भी इनका रिकॉर्ड वगैरह नहीं मिला है, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में। टी20 में हालांकि बहुत मैचेस इन्होंने खेले हैं, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में मुझे कुछ मिला नहीं। आमिर यामीन बहुत ही डिसेंट प्लेयर हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा लेते हैं और बैटिंग में इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट रहे। पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका था, मुझे नहीं पता अभी तक क्यों उनको स्टार्ट नहीं करवाया गया है इस सीज़न में। अगर हुसैन तलत वगैरह नहीं खेलते हैं तो इनका तो नंबर आना पक्का बनता है। और जीसन अशरफ के जगह पर सैफ बादर, इसके सिवाय यहाँ पर मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है। इनके टीम में जो प्लेयर्स पक्का मुझे लग रहा है खेलेंगे, मकबूल अहमद, इमरान रफ़ीक, उमर सिद्दीक, आगा सलमान, मोहम्मद इरफान जूनियर, जाहिद महमूद, मोहम्मद इलियास, ठीक है। तो ये 7 प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि पक्का आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। इनमें से अगर मैं बताऊं, आमिर यामीन अगर खेलते हैं तो कन्फ्यूजन है क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उन्होंने एक भी मैच में। अगर ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ये नहीं खेलते हैं तो इनका नंबर बन जाएगा। इमरान रफ़ीक, उमर सिद्दीक बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स बन सकते हैं। उमर सिद्दीक याद रखना कीपिंग करेंगे, इनको बैटिंग सेक्शन में लिस्ट कर दिया है ड्रीम 11 ने, लेकिन ये कीपर हैं, कीपिंग के पॉइंट्स आपको देंगे ही। बाकी बैटिंग में भी काफ़ी अच्छे फॉर्म पर दिख रहे हैं। पिछले सीजन में भी जितना मैच इनको मौका मिला था उन्होंने काफ़ी अच्छा करा था। इमरान रफ़ीक भी, इन दोनों के ऊपर आप एक ट्राई एंड ट्रस्ट वाला मतलब भरोसा कर सकते हैं। ये दोनों ही डोमेस्टिक सर्किट में खुद को साबित करके आए हैं। आगा सलमान मस्ट हैव है, आप इनको मिस नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों तरफ से जेन्युइनली पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम है लेकिन ये खेलेंगे पक्का है, मतलब इनको लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद मोहम्मद इरफान, एक और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। जाहिद महमूद लेग स्पिनर जो हैं, आखिरी मैच पर इस ग्राउंड पर उन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग कराई हुई थी। और मोहम्मद इलियास एक और मस्ट हैव हैं, क्योंकि बाकी और जो पेसर्स हैं इनमें से दिलबर हुसैन, इनके कुछ भी मुझे खास नज़र नहीं आए हैं। जो पेसर्स अवेलेबल हैं फिलहाल उनमें से मोहम्मद इलियास इज़ दी बेस्ट ऑप्शन फॉर सदर्न पंजाब। और पिच में तो पेसर्स के लिए ही काम है क्योंकि तो बेंच में ये कुछ प्लेयर्स हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, सिंध के होकर सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से शौद शकील और फवाद आलम सिर्फ टीम में है। अगर फवाद आलम नहीं खेलते हैं तो ऑफकोर्स कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी शौद शकील तो डिफ़ॉल्ट चॉइस है ही आपकी टीम में। और आप किसी तरीके का भी टीम क्यों ना बना रहे हो, चाहे स्मॉल लीग बना रहे हो, ग्रैंड लीग बना रहे हो, इनको मिस मत कर लेना। फॉर्म इनका बहुत ही अच्छा है और इनसे बेटर ऑप्शन आपको फिलहाल जो प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं कल के मैच में, उनमें शायद ही मिल जाए कोई अच्छे कैप्टनसी चॉइस के लिए। उसके बाद सरफराज अहमद और अहमद शफीक का सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, लेकिन सरफराज अहमद हो सकता है कल के मैच में नहीं खेले। उसके बाद आसाद शफीक मुकन्ना आसाद शफीक हैं ये, और खुरम मंजूर, ताबिश खान और सोहेल खान में से कोई एक, इनमें से हो सकता है सोहेल खान अवेलेबल नहीं हो। सदर्न पंजाब के होकर हुसैन तलात और शान मसूद, इनका सिलेक्शन परसेंटेज डिसेंट है। हुसैन तलात का और भी बढ़ेगा, मैं आपको ये कह सकता हूँ, जो भी लोग स्कोर बोर्ड देख के भी आएंगे क्योंकि उन्होंने आखिरी 2 मैच में कमाल का परफॉर्मेंस करा हुआ है। उसके बाद जीसान अशरफ, आमिर यामीन, इन्होंने अभी तक स्टार्ट तो नहीं करा है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कल के मैच में खेलेंगे। आगा सलमान और उमर सिद्दीक और इमरान रफ़ीक दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उमर सिद्दीक स्पेशली क्योंकि ये कीपिंग भी करवा रहे हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये है मेरा बेसिक स्ट्रक्चर स्मॉल लीग के लिए, ठीक है। ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये पिछले मैचेस में खेले भी थे और कल के मैच में भी खेलेंगे,
ठीक है। और ये मतलब इफेक्टिव वाले प्लेयर हैं, मतलब खेलेंगे तो बहुत सारे, ये जेन्युइनली इफेक्टिव प्लेयर हो सकते हैं। इनमें से बिलावल भट्टी के बारे में ज़्यादा बातें मैंने बताई नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी बैटिंग ये कर लेते हैं, और विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है, मतलब 2-3 विकेट, और अगर बैटिंग सही से कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। बाकी तबीज खान, सौद शकील, आगा सलमान, खुरम मंजूर और आसाद शफीक तो आपकी टीम में हैं ही। अभी बात करते हैं कि बाकी के जो 5 प्लेयर्स हैं या फिर ऑप्शनल जो प्लेयर्स हैं उनके जगह पर आप किस किस को ले सकते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में सरफराज अहमद, जीसान अशरफ। अच्छा, मैं यहाँ पर पहले उन प्लेयर्स की बातें कर रहा हूँ जिनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, जिनको लग नहीं रहा है कि, मतलब जिनको अभी तक श्योरिटी की जो मुझे नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं, तो जिनको लग रहा है कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे सेफ जाना है, तो उनके लिए मैं पहले बता देता हूँ, और उसके बाद मैं बताऊँगा जो रिस्क टेकर्स हैं, जिनको रिस्क लेना है और जिनको ये बात पकड़ के चलना है कि नहीं, ये प्लेयर नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो देखते रहो। पहले मैं बताता हूँ सेफ लोगों के लिए, सरफराज अहमद, जीसान अशरफ, ये 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इनमें से जीसान अशरफ के रिकॉर्ड्स तो काफ़ी डिसेंट हैं, और सरफराज अहमद तो डिफ़ॉल्ट चॉइस हो जाते हैं आपके लिए, वैसे भी आप इनको मिस नहीं कर सकते। बैट्समैन सेक्शन में शान मसूद इज़ दी बेस्ट चॉइस। ठीक है, कोई बातें नहीं होनी चाहिए इनके बारे में, और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने इस राउंड में काफ़ी अच्छे रन बनाए हुए हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो वो रिस्क हो जाएगा, अगर आप सेफ जा रहे हो तो यही सेफ है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में आमिर यामीन खेले नहीं थे पिछले मैच में, ठीक है, लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर ये प्लेयर्स जो मेन प्लेयर्स हैं ये अवेलेबल नहीं होते हैं तो आमिर यामीन का नंबर बन जाएगा, लेकिन ये पिछले मैच में खेले नहीं थे। तो पिछले मैच में जो खेले थे हुसैन तलत और फवाद आलम, अगर आप चाहो तो आगा सलमान के जगह पर भी हुसैन तलत, फवाद आलम, इन दोनों के लेके चल सकते हो। ठीक है, फवाद आलम को अगर आप लेते हो तो ऑफकोर्स कैप्टन वाइस कैप्टनसी के चॉइस बनते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इन प्लेयर्स को अगर रखना है तो रखो सेफ रहने के लिए, लेकिन इनसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वाली कोई उम्मीदें नहीं रख लेना, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको 0 ही देके जाएं। ठीक है, और बॉलर सेक्शन में मोहम्मद अब्बास और सोहेल खान। मोहम्मद अब्बास ने तो पिछले मैच में धागा खोल के रखा हुआ था, 10 या 11 विकेट उन्होंने निकाले थे, और ऑफकोर्स इंटरनेशनल कैलिबर तो है ही, और पिच में पेस भी है, तो मतलब सारी चीज़ें इनके सपोर्ट में हैं। और सोहेल खान भी, इनका भी पिच में पेस है, बैटिंग कर सकते हैं, और क्या चाहिए आपको, ये है। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आपको लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कि मुझे भी 90% लग रहा है कि जो प्लेयर्स मैंने अभी आपको बताया ये नहीं खेलेंगे, तो किन किन प्लेयर्स को आपको अवॉइड करना पड़ेगा तब? सरफराज अहमद, जीसान अशरफ, शान मसूद, हुसैन तलात, फवाद आलम, और यहाँ से मोहम्मद अब्बास, सोहेल खान। ये 6-7 जो प्लेयर्स हैं ये इनको आपको करना पड़ेगा अवॉइड, और इनके जगह पर किन को लेना पड़ेगा? कीपर सेक्शन में मोहम्मद या मोहसिन अहमद, जो भी नाम करना, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हसन। ठीक है, दी बेस्ट चॉइस है। अगर सरफराज नहीं खेलते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ ये खेलेंगे, कीपिंग के पॉइंट्स आपको दे ही देंगे, बाकी बैटिंग भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे खासे रहे हैं। बैट्समैन सेक्शन में खुरम मंजूर का फॉर्म थोड़ा ख़राब है, लेकिन रिकॉर्ड्स इनके सही हैं, और स्मॉल लीग में मुझे नहीं लगता कि अननेसेसरी कोई रिस्क लेने की ज़रूरत है। बाकी ऑप्शंस की बात करें, उमर सिद्दीक बहुत ही बढ़िया फॉर्म पे चल रहे हैं, बाकी कीपिंग भी ये करेंगे, तो जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं रिस्की पिक्स में से, उनमें से उमर सिद्दीक दी बेस्ट चॉइस। ठीक है, और उसके बाद इमरान रफ़ीक, अगर आप दोनों को भी लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक को लेना है तो उमर सिद्दीक। आसाद शफीक का फॉर्म जो है वो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और रिसेंटली इसी वजह से वो पाकिस्तान की टीम से भी ड्रॉप्ड हुए हैं। बाकी बड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मैचेस उन्होंने खेले थे 1-2 साल पहले, रन बनाए थे, लेकिन फॉर्म का थोड़ा लोचा चल रहा है इनके साथ। यहाँ से आमिर यामीन डिफ़ॉल्ट चॉइस हो जाते हैं अगर ये नहीं खेलते हैं तो, जो बाकी प्लेयर्स ने बताए। साद अली अगर खेलते हैं तो हो सकता है कुछ काम बने इनका, लेकिन अवॉइड करना ही बेटर है। बॉलर सेक्शन में जाहिद महमूद एकमात्र स्पिनर हैं, अगर आप चाहते हैं ट्राई करना किसी स्पिनर को तो इनका नंबर पहले आना चाहिए, और नहीं तो पेसरों में से मीर हमजा, मोहम्मद इरफान बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बैटिंग कर लेते हैं, और बॉलिंग से भी आप इनसे कुछ विकेट्स की उम्मीद रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो। और मोहम्मद इलियास, ठीक है, मेन पेसर होने वाले साधन पंजाब के। जो 3 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, जाहिद महमूद, 4 ऑप्शन आप करना, जाहिद महमूद, मीर हमजा, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इलियास, इन चारों में से आप दोनों को ले सकते हैं। मेरा वोट अगर आप मानेंगे तो मीर हमजा, मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इरफान बैटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है बॉलिंग से उतना हेल्प उनको ना मिले, तो मीर हमजा के साथ मोहम्मद इलियास या मोहम्मद इरफान में से कोई एक, ऐसा।
कैप्टन वाइस कैप्टनसी चॉइसेस की बात करें तो इन दोनों के साथ आप जा सकते हैं। सौद सकीन तो वैसे भी डिफॉल्ट चॉइस है आपकी कैप्टनसी के लिए, और आगा सलमान के साथ जा सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए। जेनुइनली दोनों तरफ से पॉइंट लेने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शंस ताबिज खान है, यहाँ से आसाद शफीक या खुर्रम मंजूर जैसे ऑप्शन है। मतलब बेसिकली आप इन पाँचों के साथ ही जा सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, अगर आप स्मॉल लीग में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी एक चीज़ जो आपको समझना पड़ेगा, एक तो रिकॉर्ड्स थोड़े से कम हैं हेड टू हेड में। ग्राउंड में जो जो चीज़ें हैं, जो जो नाम मेरे सामने आए हैं उस चीज़ पर बात करी है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हिस्टोरिकली खेले थे वो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें कुछ हद तक रैंडम सिलेक्शंस के साथ ही यहाँ पर जाना पड़ रहा है, आप समझ ही सकते हैं। बाकी मैच थोड़ा सा रिस्की और जैकपॉट दोनों ही हैं एट द सेम टाइम। आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो अगर चल गया तो आप एक तरफा जीतेंगे, डे वन कि सीज़न वन से ही आप जीत जाएंगे। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आपको हो सकता है थोड़ा मशक्क़त करना पड़े और वेट करना पड़े कब आपका ओपोनेंट भी ऐसा आएगा जो ऐसी गलतियाँ कर देगा, मतलब जो नहीं खेलेंगे ऐसे प्लेयर्स को ले लेंगे। ठीक है, बाकी कोई शॉर्ट लिस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर मुझे कोई शॉर्ट लिस्ट मिल जाता है तो उसका सोर्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। वो सब कुछ टेलीग्राम पे ही मैं अपलोड कर सकता हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अगर आप चाहो तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस वगैरह। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। कुछ ना कुछ न्यूज़ तो लास्ट मिनट पे आती ही रहती है इन मैचेस के, तो वो वहाँ पर अपडेट होती रहती है। वैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर लाइनअप का काफ़ी इशू वगैरह होता रहता है, तो ज्वाइन जो है ज़रूर हो जाना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।